और अपना टॉपिक है ग्लासगो कोमा स्केल। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे अपन कि ग्लासगो कोमा स्केल वर्ड क्या बताना चाहता है। ठीक है, तो ग्लासगो कोमा में, ठीक है, स्टार्टिंग में देखेंगे तो ग्लासगो लिखा हुआ है। ये एक यूनिवर्सिटी का नाम है स्टूडेंट, जो कि अमेरिका के अंदर है, ग्लासगो यूनिवर्सिटी। ठीक है, ग्लासगो क्या है? एक यूनिवर्सिटी, एक सिटी का नाम है, वहाँ पे क्या है? यूनिवर्सिटी है। ठीक है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर दो प्रोफेसर थे। ठीक है, दो प्रोफेसर थे जिन्होंने 1974 के अंदर, कौन से सन में? 1974 के अंदर, जिनका नाम था, एक का नाम था ग्राहम GRAHAM, ग्राहम टीस्डेल, ग्राहम टीस्डेल और बिनेट। ये क्या थे? दो प्रोफेसर थे, जो कि कौन से प्रोफेसर थे? न्यूरो सर्जरी के प्रोफेसर थे। ये न्यूरो प्रोफेसर थे दोनों। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1974 में ग्लासगो कोमा स्केल का पब्लिशन किया। ठीक है, न्यूरो प्रोफेसर थे, न्यूरो प्रोफेसर। ठीक है, न्यूरो प्रोफेसर थे ग्राहम टीस्डेल और बिनेट। ये दोनों न्यूरो प्रोफेसर थे ग्लासगो यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, इन्होंने 1974 में क्या किया? ग्लासगो कोमा स्केल का पब्लिश्ड किया। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, साइंटिस्ट के नेम पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर जाना चाहिए बिनेट और ग्राहम टीस्डेल। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कौन से ईयर में आया? 1974 के अंदर आया। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर? ग्लासगो कोमा यूनिवर्सिटी के अंदर। वहाँ पे ग्लासगो कोमा सिटी है, वहाँ पे ये यूनिवर्सिटी है। ठीक है, वहाँ की न्यूरोसर्जरी प्रोफेसर हैं, उन्होंने ग्लासगो कोमा स्केल पब्लिश किया। और ग्लासगो कोमा स्केल किसके लिए? देखो कोमा लिखा हुआ है, कोमा का मतलब होता है, मीन्स होता है अनकॉन्शियसनेस। तो ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, किस चीज़ को चेक करने के लिए यूज़ करेंगे ये स्टूडेंट्स? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, LOC, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए GCS स्केल का यूज़ किया जाता है। ये वन लाइनर एम्स के अंदर काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि GCS स्केल किसके लिए यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए। ठीक है, जब भी कोई भी हेड इंजरी का पेशेंट आता है, ठीक है, जिसके अंदर कॉन्शियसनेस खोने के चांस होते हैं, जैसे इंक्रीज ICP बढ़ता है, जब भी क्या होता है? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या हो जाता है? अल्टर्ड हो जाता है स्टूडेंट। उस समय भी अपन बोलते हैं क्या चेक करना है? GCS स्केल की सहायता से अपन उसको असेसमेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे अपन इसके अंदर 3 बिहेवियर्स पढ़ते हैं स्टूडेंट। कितने बिहेवियर? 3। ठीक है, 3 बिहेवियर पढ़ते हैं। ठीक है, एक तो आई रिस्पॉन्स। ठीक है स्टूडेंट, आई। ठीक है, एक वर्बल रिस्पॉन्स देखते हैं और मोटार रिस्पॉन्स देखते हैं। क्लियर है? आपके सामने 3 वर्ड है, आई, वर्बल और मोटार। इट मीन्स पेशेंट की आईज को चेक करना है। ठीक है, आईज को चेक करना है, वर्बल रिस्पॉन्स देखना है। और वर्बल मीन्स बोलना, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये क्या है? वर्बल है। ठीक है, और आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है? आई रिस्पॉन्स है। ठीक है, और मोटार रिस्पॉन्स की मैं बोर्ड पे कार्य कर रहा हूँ। इसी तरह ये हो गए मोटार। ठीक है, तो EVM। ठीक, क्लियर है? तो EVM बात करें कि आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स, मोटार रिस्पॉन्स। ये जो आई का, इनका जो लोवेस्ट पॉइंट होता है वो कितना होता है? 3 क्या होता है? लोवेस्ट होता है, क्योंकि इन सब का लोवेस्ट E1, V1 और M1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये लोवेस्ट नंबर होता है इस स्केल का। और हाईएस्ट नंबर कितना होता है? ठीक है, 15 क्या होता है स्टूडेंट? मैक्सिमम होता है इसके अंदर। GCS स्केल के अंदर 15 क्या है? मैक्सिमम स्कोर है। 3 क्या है? मिनिमम स्कोर है, मिनिमम। क्लियर है? और यदि बात करें इसके अंदर सीवियरिटी की बात करें अपन, तो यदि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर की बात करें, माइल्ड, यदि पेशेंट का स्कोर कितने के बीच में आएगा?
13 से 15 के बीच में यदि स्कोर आएगा तो उसे माइल्ड बोलेंगे स्टूडेंट। मॉडरेट कब बोलेंगे? जब 9 से 12, 9 to 12 यदि स्कोर है, इफ स्कोर बिटवीन 9 to 12 इट मीन्स मॉडरेट कंडीशन ऑफ पेशेंट। इन सीवियर कंडीशन, सीवियर की बात करें तो 8 और लेस देन 8, ठीक है, 8 और लेस देन 8 इट मीन्स क्या है? पेशेंट की सीवियर कंडीशन है। तो इस तरह से माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर के आधार पे यदि आपसे पूछा जाता है GCS स्केल, ठीक है, कि मॉडरेट लेवल कौन सा है, तो 9 to 12 क्या है? उसका मॉडरेट लेवल है। और 8 से बिलो क्या होता है? सीवियर लेवल होता है। और 13 to 15 क्या होता है? उसका माइल्ड है, ठीक है, माइल्ड, इसको इंजरी हुई है पेशेंट को। और मिनिमम मैक्सिमम के आधार पे यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका राइट आंसर जाएगा मिनिमम पे 3, ठीक है, और मैक्सिमम 15। आपको ऑप्शन में कंफ्यूजन करने के लिए स्टूडेंट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, ठीक है। उसमें मैं भाई आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिनिमम स्कोर क्या होता है GCS के अंदर, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन मैंने अभी पुटअप किया है कि मिनिमम स्कोर क्या होता है GCS स्केल के अंदर। तो आपको ऑप्शन में मिलेगा 1, 2, 3 और 0, ठीक है। ए ऑप्शन तो 1, बी ऑप्शन 2 और सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन 0 मिल जाएगा, ठीक है। यदि आपका अच्छे से पढ़ा हुआ नहीं होगा ये, तो आप क्या करके आ जाओगे? 0 करके आ जाओगे, ठीक है। क्या करके आ जाओगे? 0। जबकि 0 नहीं होता है, हर एक लास्ट पॉइंट का कितना नंबर होता है? 1 नंबर होता है, ठीक है। 1 इसका हो गया, ठीक है। नो रिस्पॉन्स, नो, जब भी पेशेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, यदि आई का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है, उसको देंगे 1 नंबर, 0 नहीं देते हैं। यदि वर्बल रेस्पॉन्स का भी कोई रेस्पॉन्स नहीं है, मोटार का भी कोई रेस्पॉन्स नहीं है, तो 1-1 देना है, ठीक है। सबके अंदर 1-1 देना होता है। यदि पेशेंट का आई रेस्पॉन्स भी नहीं है, वर्बल रेस्पॉन्स भी नहीं है, मोटार रेस्पॉन्स भी नहीं है, तो क्या देना है? 1-1 नंबर दे देना है तीनों के, ठीक है। तीनों जो ये अपन देखने बिहेवियर हैं इसके, तीनों के 1-1 नंबर दे देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे स्टूडेंट? 3 हो जाएंगे, ठीक है। और आपका राइट आंसर क्या जाना चाहिए यहाँ पे? 3, ठीक है। और हाईएस्ट कितना हो जाएगा? 6। देखो मोटार के अंदर कितना होता है? हाईएस्ट 6, ठीक है। वर्बल के अंदर हाईएस्ट कितना होता है? 5, ठीक है। कितने हो गए? 11, ठीक है। और आई के अंदर 4 होते हैं हाईएस्ट, ठीक है। तो 6, 5, 11 हो गए। और 4 कितने हो गए? 11 में 4 और जोड़ेंगे तो 15 हो गए, ठीक है। तो 15 क्या हो गया? मैक्सिमम। आपके यदि बेसिक से यदि बात करें, बेसिक से GCS के बेसिक पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? कौन से ईयर में पूछा गया? 1974 में। 1974 में इसका पब्लिशन किया गया। ग्राम्स, टीसडेल और बिनेट ने क्या किया? इसका पब्लिशन किया। और फिर इसके अंदर मिनिमम मैक्सिमम पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और माइल्ड, मॉडरेट, सीवियरिटी के आधार पे पूछा जा सकता है। और तीसरा क्वेश्चन फिर बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि आप लोगों से ये पूछा जाएगा इन तीनों के अंदर से सबसे बेस्ट कौन सा है, ठीक है। तो मोटार रिस्पॉन्स सबसे बेस्ट है। यदि इन तीनों रेस्पॉन्स के यदि इनमें बात की जाए कि कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो मोटार रिस्पॉन्स, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। जिस तरह से अपन अबगार पढ़ते हैं, अबगार स्कोर, अबगार, ठीक है। इसके अंदर जो पल्स रेट होता है, पल्स रेट मीन्स हार्ट रेट, ठीक है। हार्ट रेट होता है पल्स रेट। तो इसको क्या माना जाता है? इसको क्या माना जाता है स्टूडेंट? मोस्ट इंपॉर्टेंट माना गया है। अबगार के अंदर हार्ट रेट को मोस्ट इंपॉर्टेंट माना गया है, मतलब उसको असेस करना है ज़्यादा, ठीक है, पहले। इसी तरह से EVM के अंदर बात करें, GCS की बात करें, तो अपन मोटार रिस्पॉन्स इसके अंदर बेस्ट है, आउटकम प्रेडिक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। अब अपने को समझना है कि EVM क्या है, ठीक है, और उसको कैसे इजी अपन रिमेम्बर कर सकते हैं, ठीक है, विद निमोनिक्स, ठीक है। तो बात करें आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, पेशेंट का आई रिस्पॉन्स देखना है ओपनिंग का। तो यदि स्पॉन्टेनियस नहीं खुल जाता है, जैसे कि मान लो कोई पेशेंट के हेड इंजरी हुई है भी रिसेंटली और आपको चेक करना है GCS स्केल उसके अंदर, ठीक है, और आप उसके पास में गए हो और वो आपके जैसे उसके पास में गए और उसने स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, स्पॉन्टेनियस जहाँ पे वर्ड आता है उसका मतलब होता है स्टूडेंट अपने आप, ठीक है, स्वतः
अपने आप, यदि अपने आप, जैसे कि स्पॉन्टेनियस लेबर पढ़ते हैं आप, ठीक है, ओबीजी के अंदर, उसी तरह ये स्पॉन्टेनियसली वही वर्ड है, ठीक है। अपने आप यदि पेशेंट की आइज़ खुल जाती हैं तो आप कितने नंबर दे दोगे उसको? 4 नंबर दे दोगे, ठीक है। फिर आप क्या चेक करोगे? इसका मतलब आपको नीचे वाले अब चेक करने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो ना। यदि पेशेंट का अपने आप स्पॉन्टेनियसली यदि आइज़ खोल देता है, ओपन हो जाती है, जैसे ही आप उसके पास जाते हो, ठीक है, जीसीएस के लिए चेक करने के लिए, तो उसको 4 नंबर दे दोगे। यदि आप उसका अब क्या चेक करोगे? अब ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर वाले से ही काम हो गया डायरेक्ट। अब वर्बल रिस्पॉन्स चेक करोगे, आप उससे पूछोगे कि कहाँ पे हो, टाइम कितना हो रहा है, आपका प्लेस कहाँ पे, वो बताएगा कि मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, वो अपना जगह बता देगा, मैं घर पे हूँ, ठीक है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, और वो टाइम बता देगा, इवनिंग हो रही है, मॉर्निंग हो रहा है, ये बता देगा। इट मीन्स उसका जो वर्बल रिस्पॉन्स है, बोल रहा है, पेशेंट बोल रहा है, इट मीन्स सही है। उसको कितने नंबर दे दोगे? 5 नंबर दे दोगे, ठीक है, 5 नंबर दे दोगे। आपको क्वेश्चन में ऐसी ही कंडीशन दी हुई मिलेगी एग्जाम्स के अंदर कि एक पेशेंट है जिसका जीसीएस स्केल आप एक एज नर्सिंग ऑफिसर होने के नाते आप चेक करने जा रहे हो, और पेशेंट जैसे ही आप उसके पास गए तो उसने स्पॉन्टेनियसली आइज़ ओपन कर ली, और वो पेशेंट वो पर्सन प्लेस टाइम के अकॉर्डिंग वो ओरिएंटेशन है, ठीक है। तो आप कितने नंबर दोगे? ठीक है, कितने नंबर दोगे? अब 5 4 9, टोटल कितने हो गए? 9 हो गए अभी तक, ठीक है, 5 और 4। अब ये नीचे वाले चेक करने की ज़रूरत नहीं है पेशेंट के अंदर, क्योंकि जब ऊपर वाला आ जाता है तो नीचे की चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स वो हाईएस्ट पॉइंट पे है। फिर नेक्स्ट बात करें, बेस्ट मोटार रिस्पॉन्स। यदि ओबे कमांड, आप पेशेंट को बोलते हो कि अपने हाथ खड़े करो, ठीक है, तो वो अपने हाथ खड़े कर देता है, ठीक है, इस तरह से हाथ उठाओ, लिफ्ट करो हैंड को, तो कर देता है। इट मीन्स आपका कमांड जैसे आप बोल रहे हो वो कर रहा है, ठीक है, आपका फॉलो कर रहा है, ओबे आपका मान रहा है, आपका कहना मान रहा है, जैसे आप उसको बोल रहे हो। तो उसको कितने नंबर दे दोगे? आप 6 नंबर दे दोगे, ठीक है। इस तरह से 6 दे दोगे तो 9 के अंदर यदि 6 जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स? ये टोटल हो जाएंगे अब 15 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे? 15, ये 15 हो गए, ठीक है। तो यदि ये पॉइंट को जोड़ के आप 15 अपना स्कोर निकाल लोगे जीसीएस। इस तरह से आप चेक करते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से चेक करना है। अब फिर बात करें, यदि पेशेंट स्पॉन्टेनियसली यदि आइज़ ओपन नहीं करता है, वो बोलने पे करता है, आप उसके पास गए, बोले कि आइज़ ओपन करो, ठीक है, पेशेंट लेटा हुआ है और उसकी आइज़ क्लोज है, जैसे आप गए उसके पास यदि खुल जाती है तो स्पॉन्टेनियसली उसको कितने नंबर दे दोगे? आप 4 नंबर दे दोगे। और यदि आप उसके पास में गए और पेशेंट आइज़ ओपन नहीं करता है और आप उसको बोलते हो कि रमेश, ठीक है, कुछ भी करके आप बोलते हो उस पेशेंट को, तो वो खोलता है, मतलब नाम उसका कुछ भी उसको बोलने पे, ठीक है, वो अपनी आइज़ को ओपन करता है, तो उसको कितने नंबर दोगे? आप 3 नंबर दोगे, ठीक है। ऐसी कंडीशन में कितने नंबर दिया आपने? 3, ठीक है। अपन ये देखो सब किसके रिस्पॉन्स है? ये आई के रिस्पॉन्स है, आई रिस्पॉन्सेज हैं ये, ठीक है, E1 E2 E3 E4। तो और यदि वो आप बोल रहे हो उसको और जब भी उसकी आईज ओपन नहीं हो रही है, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? उसके पेन करना है, उसको पिंच करना है, ठीक है, पिंच करना है, ठीक है, जिससे उसको पता लग जाए कि आपको पता लग जाए कि आईज ओपन हो रही है, ठीक है। पेन करने पे यदि वो आई ओपन करता है उसको कितने नंबर देने हैं? 2 नंबर देने हैं। और यदि उसको कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आता है, आपने कर लिया आप उसके पास भी चले गए, स्पॉन्टेनियसली आइज़ भी ओपन नहीं हुई, आपने बोल के भी देख लिया रमेश आइज़ खोल, ठीक है, आपने ये भी कर लिया, नहीं हुआ, फिर आपने बोला उसको पेन किया, फिर भी नहीं हुआ, पेन करने पे भी वो अपनी आइज़ ओपन नहीं करता है और उसका ठीक है क्लियर है, फिर भी यदि और लास्ट में कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो उसको नंबर कितना दे दोगे? 1 नंबर। तो 1 नंबर क्या हो गया? लोवेस्ट नंबर हो गया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ट वर्बल रेस्पॉन्स, ठीक है। वर्बल रेस्पॉन्स अपने को चेक करना है, और यदि आपको आई ओपनिंग रेस्पॉन्स ये क्राइटेरिया को यदि आपको न्यूमोनिक चाहिए तो उसका न्यूमोनिक है स्टूडेंट ESPN, ठीक है। ई मीन्स आई ओपनिंग स्पॉन्टेनियसली, ठीक है, आई ओपनिंग स्पॉन्टेनियसली
स्पीच, एस फॉर स्पीच, पी फॉर पेन और एन मीन्स नो रेस्पॉन्स। ESPN क्या होता है? एक चैनल है, जैसे कि आप स्पोर्ट्स का चैनल देखते हैं ESPN, ठीक है, जिसके अंदर क्लियर है। तो E मीन्स आई ओपनिंग स्पॉन्टेनियसली, एस मतलब स्पीच, पी मीन्स पेन और एन मतलब नो रेस्पॉन्स। क्लियर है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं वर्बल रेस्पॉन्स की। वर्बल रेस्पॉन्स के अंदर यदि बात करें तो ओरिएंटेड टू टाइम, प्लेस और पर्सन। यदि पेशेंट टाइम, प्लेस, पर्सन के प्रति वो ओरिएंटेड है, उसको पता है कि वो कहाँ पे है, किन के साथ में है, ठीक है, किस जगह पे है, तो आप कितने नंबर दे दोगे उसको? 5 नंबर्स दे दोगे। फिर बात करें यदि वो कंफ्यूज्ड रहता है, ठीक है, आप उससे पूछते हो कि आप कहाँ पे हो, ठीक है, और वो कंफ्यूज रहता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, घर पे हूँ, इस तरह कंफ्यूज रहेगा बोलने में, ठीक है, तो उसको कितने नंबर देने? फिर उसको 4 नंबर देने। नेक्स्ट बात करें इनएप्रोप्रिएट वर्ड। ओरिएंटेड हो गया, कंफ्यूजन हो गया सेकंड। थर्ड बात करें इनएप्रोप्रिएट वर्ड, यदि वो आप उससे कुछ भी बोलते हो, अपन वर्बल रेस्पॉन्स देख रहे हैं, ठीक है, और वो इनएप्रोप्रिएट वर्ड बोलता है, ठीक है, आप कुछ बोल रहे हो और वो कुछ और बोल रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं इनएप्रोप्रिएट वर्ड। कितने नंबर देने हैं? 2 नंबर देने हैं, राइट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इनकम्प्रिहेंसिबल साउंड। पेशेंट बोल भी रहा है, उसकी साउंड कैसे आ रही है? इस तरह से अच्छे से नहीं आ रही, उसको बोलते हैं इनकम्प्रिहेंसिबल साउंड, ठीक है। कितने देने पेशेंट को नंबर? इसके अंदर देने हैं स्टूडेंट इनएप्रोप्रिएट वर्ड के अंदर 3 नंबर देने हैं, ठीक है, और इनकम्प्रिहेंसिबल साउंड के अंदर 2 नंबर देना है। और यदि कोई रेस्पॉन्स नहीं है, कुछ भी पेशेंट नहीं बोल पा रहा है, तो उसको कितना देना है? 1 नंबर। क्लियर है। तो इस तरह से इसमें टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। फिर नेक्स्ट बात करें बेस्ट मोटार रिस्पॉन्स। मोटार रिस्पॉन्स के अंदर सबसे पहले बात करें अपन ओबे कमांड की। यदि पेशेंट आप जैसे बोल रहे हो वैसे वो मानता है, आप बोल रहे हो उसको हैंड को रेज करो, ठीक है, तो वो अपने हैंड को रेज कर लेता है। इस मीन्स उसको कितने नंबर दे दोगे आप? 6 नंबर दे दोगे। फिर नेक्स्ट बात करें मूव्स टू लोकलाइज्ड पेन। आप उसके कुछ पर्टिकुलर किसी पार्ट पे, बॉडी के पार्ट पे उसको पेन करते हो और वो हैंड को मूव करता है। ऐसा करने पे आप कितने नंबर दोगे? 5 नंबर दोगे, ठीक है। यदि वो पेन करने पे भी कोई रेस्पॉन्स नहीं देता है, अभी भी मोटार रेस्पॉन्स, फिर आप क्या चेक करोगे? चेक करना है फ्लेक्शन विड्रॉल फ्रॉम पेन, ठीक है। पेशेंट फ्लेक्स नहीं होगा पेन के प्रति, ठीक है। फ्लेक्शन विड्रॉल फ्रॉम पेन, तो कितने नंबर देने हैं? नेक्स्ट 4 नंबर देने हैं। फिर नेक्स्ट बात करें अपन एबनॉर्मल फ्लेक्शन, ठीक है। एबनॉर्मल फ्लेक्शन, पेशेंट के अंदर फ्लेक्शन देखने को मिलता है, हैंड के अंदर फ्लेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे पोस्चरिंग है कि पेशेंट के हैंड इस तरह से फ्लेक्स है, तो आप कितने नंबर दोगे? 2 नंबर दोगे, ठीक है। और यदि एबनॉर्मल एक्सटेंशन है, पेशेंट के हैंड एक्सटेंड है, ठीक है, इस तरह से एक्सटेंड है, उसको कितने नंबर देना है? 1 नंबर उसको फिर दे देना है। एबनॉर्मल एक्सटेंशन के अंदर 2 नंबर दे देना है। ओबे कमांड के अंदर 6 नंबर, ठीक है। मूव्स टू लोकलाइज पेन, उसको दे देना 5 नंबर। और फ्लेक्शन विड्रॉल फ्रॉम पेन 4 नंबर। एबनॉर्मल फ्लेक्शन 3 नंबर। एबनॉर्मल एक्सटेंशन 2 नंबर। और यदि लास्ट में कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है, पेशेंट को कितना नंबर देना है? 1 नंबर देना है, ठीक है। तो लोवेस्ट नो रेस्पॉन्स का कितना है? हमेशा 1, ये 1, यहाँ पे भी 1, ठीक है। तो इस तरह से इसमें कितने हो गए? टोटल 6 हो गए, करेक्ट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अब टोटल स्कोर की। टोटल स्कोर देखें तो बेस्ट रेस्पॉन्स कब आता है? 15 रहता है। जब स्कोर जब 15 है, ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा? बेस्ट रेस्पॉन्स माना जाएगा। और कोमेटोज क्लाइंट कब मानेंगे अपन? कोमा पे है 8, 8 और 8 से कम। यदि इसके स्कोर अपन चेक करेंगे ये 8 या 8 से कम आएगा तो उसको क्या देंगे? क्या बोलेंगे? कोमेटोज क्लाइंट बोलेंगे कि कोमा में है, ठीक है। और यदि टोटली अनरेस्पॉन्सिव कब मानेंगे? जब 3 आए, ठीक है, कोई रेस्पॉन्स नहीं है पेशेंट का, जब क्या बोलेंगे इसको? टोटली अनरेस्पॉन्सिव पेशेंट, ठीक है। अब आपको इसका याद कर लिया आपने न्यूमोनिक ESPN। फिर नेक्स्ट बात करें वर्बल रेस्पॉन्स का न्यूमोनिक क्या रहेगा, आपको इजीली याद रहे।
आवर कंट्री विन, आवर कंट्री विन, VIN। देखिए यहाँ पे गौर करना आप, ओ लिखा हुआ है, आवर में ओ आ रहा है, कंट्री में सी, कंफ्यूज में भी सी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इन अप्रोप्रिएट वर्ड, वर्ड में W और विन में W आ रहा है स्टार्टिंग में, फिर इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड के अंदर I आ रहा है, तो नेक्स्ट WIIN, WIN आ रहा है तो I आ रहा है, और लास्ट में N आ रहा है विन में, ठीक है। तो N मीन्स नो रेस्पॉन्स। इस तरह से आप इसका निमोनिक याद रख सकते हो। वर्बल रेस्पॉन्स के ये 5 पॉइंट्स याद रख सकते हो, ओवर कंट्री विन। फिर नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ट मोटार रेस्पॉन्स का निमोनिक, ये आपको किस तरह से याद रहे इजीली, ठीक है। उसका है कांट लाइव विदाउट फेन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कांट लाइव विदाउट फेन, कांट लाइव विदाउट फेन। इसमें देखो ये सी आ रहा है, ठीक है, सी आ रहा है, सी में सी आपके ओबे कमांड, कमांड में भी सी आ रहा है, ठीक है। लाइव L फॉर लोकेलाइज्ड, ठीक है, लोकेलाइज्ड में L आ रहा है, और विदाउट में W आ रहा है, तो इसके अंदर विड्रॉल के अंदर भी W आ रहा है, और एबनॉर्मल फ्लेक्शन के अंदर F आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। और नेक्स्ट बात करें एबनॉर्मल, फिर एक्सटेंशन में A आ रहा है, एबनॉर्मल में A आ रहा है, और N फिर नो रेस्पॉन्स, ठीक है। तो कांट लाइव विदाउट फेन, कई होते हैं जिनके मतलब उसको फॉलो नहीं करते, फेन नहीं होते, तो उनको निराशा होती है, ठीक है। फैंस होने चाहिए, काफ़ी इज्जत होनी चाहिए, ठीक है। कांट लाइव विदाउट फेन, और आवर कंट्री विन, और ESPN, ये क्या है, न्यूमोनिक्स है, जिससे कि आप इजीली इसको रिमेमराइज कर सकते हैं। ESPN, आवर कंट्री विन, ठीक है। देखो स्पोर्ट्स चैनल का नाम है ESPN, और आवर कंट्री विन चैनल आ रहा है, उस पर कोई खेल आ रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं मान लो प्लेयर हूँ, आप प्लेयर हो, ठीक है, कोई प्लेयर हो किसी भी चीज़ के, फुटबॉल प्लेयर हो, बैडमिंटन प्लेयर हो, और आप क्या चाहते हो कि आप चैनल पे आओ, स्पोर्ट्स के चैनल पे आओ, उसका नाम ESPN हो गया। और आप क्या चाहोगे, यदि स्पोर्ट्समैन हो तो आप चाहोगे कि मैं जीतूं, मेरी कंट्री जीते, ठीक है, आवर कंट्री विन। फिर आप क्या चाहो, और यदि आप इतना कुछ कर लोगे, इतना एबिलिटी हो जाएगी कि आप चैनल पे आ जाओगे स्पोर्ट्स के पे, ठीक है, तो आप चाहोगे कि मेरे फैंस भी होने चाहिए, काफ़ी सारे फॉलोअर होने चाहिए, तो आई कांट लाइव विदाउट फैन, ठीक है। तो ये एक स्पोर्ट्समैन को आप इस तरह से, आप खुद एक अपने आप को स्पोर्ट्समैन मान के इसको याद कर सकते हो, पूरे तीनों के न्यूमोनिक्स। और इजीली आप, यदि आपको एक बार से यदि अच्छे से पढ़े हुए हैं वर्ड्स, तो आपको इन वर्ड्स की स्टार्टिंग से आपको फिर याद आ जाएगा इजीली, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। अब आपके सामने एक कंडीशन दी हुई होती है, काफ़ी बार क्वेश्चंस में कंडीशन दी हुई होती है। यदि पेशेंट मान लो कि आइज़ ओपन नहीं कर सकता, उसके आइज़ के मान लो स्वेलिंग हो रही है, या फिर ऐसा कुछ इंजरी हो रहा है जिससे वो आइज़ ओपन ही नहीं कर सकता, तो ये सब करने का क्या मतलब है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या नंबर देंगे उसको, 1 ही नंबर दिया जाएगा उसको, ठीक है, 1 उसको दिया जाएगा। फिर बात करें वर्बल रेस्पॉन्स, कुछ कंडीशन ऐसे होती है पेशेंट के सामने, जैसे कि ट्रेकियोस्टोमी वाली, ठीक है, ट्रेकियोस्टोमी और इंटूबेशन। ईटी ट्यूब का इंट्यूबेशन करते हैं अपन, ट्रेकियोस्टोमी करते हैं, ठीक है। इन कंडीशन में पेशेंट बोल नहीं पाता है, ठीक है, वर्बली नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो उसमें कितने नंबर देंगे, इसमें भी अपने को 1 नंबर देना है। वर्बल रेस्पॉन्स में भी फिर कितना देना है, 1 रेस्पॉन्स देना है, क्लियर है। यदि पेशेंट क्या हो, स्टूडेंट पैरालाइज्ड हो, ठीक है, कैसा हो, पैरालाइज्ड हो, ठीक है, वो बॉडी के मूवमेंट ही नहीं कर सकता, इन सब का फिर कोई मतलब ही नहीं है, कोई मीन ही नहीं है, उसके अंदर भी कितना रहेगा, 1 नंबर आपको देना है फिर मोटार के अंदर, क्लियर है। इस तरह से
पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग भी इसको चेक करना होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट बात करें अपन, अब आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि एक पेशेंट है जिसके क्या किया हुआ है, ट्रेक्योस्टोमी किया हुआ है और इंटूबेशन किया हुआ है, तो उसके अंदर GCS स्केल कितना रहेगा, ठीक है। तो आई रेस्पॉन्स का पेशेंट का कितना है, हाईएस्ट 4, वर्बल का कितना रहेगा, फिर 1 रहेगा, ठीक है। वर्बल का 1 रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जब ट्रेक्योस्टोमी वाली कंडीशन है और इंट्यूबेशन वाली कंडीशन है स्टूडेंट, तो उसके अंदर कितना मानना है, 1 मानना है, ठीक है, स्कोर 1 मानना है। और मोटा रिस्पॉन्स कितना, और 6। तो इसके अंदर ऐसी कंडीशन आपको दी हुई है, तो उसका कितना स्कोर हो गया टोटल, अब 6, 10, 6, 4, 10 और 11। 11 क्या हो गया इसके अंदर, स्कोर हो गया। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं कि आपने 2 वर्ड पढ़े। मोटा रिस्पॉन्स के अंदर आपके सामने 2 वर्ड्स आए थे मोटा रिस्पॉन्स के अंदर, ठीक है। एक तो डिकोर्टिकेट पोस्चरिंग और एक डीसेरेब्रेट पोस्चरिंग, ठीक है। डिकोर्टिकेट पोस्चरिंग कब होता है, जब किसको इंडिकेट करता है, इंडिकेट सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है यदि वो डैमेज हो जाता है उसको इंडिकेट करता है डिकोर्टिकेट पोस्चरिंग। डिकोर्टिकेट पोस्चरिंग में क्या होता है स्टूडेंट, एबनॉर्मल फ्लेक्शन देखने को मिलता है। एबनॉर्मल फ्लेक्शन, बॉडी कैसी हो जाती है, फ्लैक्स हो जाती है। पेशेंट के जो हैंड्स रहेंगे जो इस तरह से होगा, ये पेशेंट का बॉडी है, ये उसके लेग्स हो गए, और ये हैंड्स कैसे होंगे, इस तरह से फ्लैक्स रहेंगे, ठीक है। क्लियर है, ये फ्लैक्स है हैंड इस तरह से। और यदि बात करें डीसेरेब्रेट के अंदर, डीसेरेब्रेट इंडिकेट किसको इंडिकेट करता है, ब्रेन स्टेम डैमेज को इंडिकेट करता है। ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट होते हैं स्टूडेंट, क्या हो, कौन से, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ओब्लोगेटा। और इन पे यदि डैमेज हो जाता है पेशेंट को तो रेस्पायरेशन में भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जो क्योंकि जो वाइटल सेंटर्स होते हैं यहाँ पे वैसो मोटार सेंटर्स होते हैं, तो ब्रेन स्टेम के डैमेज को कौन सी पोस्चरिंग करती है, डीसेरेब्रेट पोस्चरिंग। डीसेरेब्रेट पोस्चरिंग में पेशेंट कैसा होता है, एक्सटेंशन होता है, ठीक है, एक्सटेंशन होता है इस तरह से। हैंड कैसे रहेंगे, ऐसे स्ट्रेट रहेंगे, उनके अंदर फ्लेक्शन नहीं होगा। तो हैंड का एक्सटेंशन किस में देखने को मिलेगा, डीसेरेब्रेट के अंदर, डीसेरेब्रेट के अंदर। तो डीसेरेब्रेट के अंदर देखो काफ़ी बार क्या हो रहा है, ई आ रहा है। ई कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4 टाइम्स क्या आ रहा है, ई आ रहा है। ई मीन्स एक्सटेंशन। तो आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली कि कौन से कंडीशन के अंदर फ्लेक्शन देखने को मिलता है और कौन सी कंडीशन के अंदर एक्सटेंशन देखने को मिलता है। यदि इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपका एक्सटेंशन आपको राइट करना है, तो किस पे करना है, डीसेरेब्रेट पे, ठीक है। और फ्लेक्शन की बात आई तो डिकोर्टिकेट पोस्चरिंग, और कोर्टिकेट लिखा हुआ है तो आपको सीधा जानना है कि कोर्टेक्स डैमेज हो रहा है, क्लियर है। और डीसेरेब्रेट में फिर पता है आपको याद आ जाएगा दूसरा चीज़ कौन सा था, ब्रेन स्टेम, क्लियर है। इस तरह से आप इजीली याद रख सकते हैं। और माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर की यदि बात करें तो माइल्ड अपन ने पढ़ लिया था, माइल्ड कब मानते हैं, 13 to 14 जब रहता है स्कोर, मॉडरेट 9 to 12 और सीवियर 8 और लेस देन 8 क्या मानते हैं अपन, सीवियर कंडीशन मानते हैं। तो इस तरह से आप अच्छे से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। और अब अपने को क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जीसीएस के स्कोर के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, एनक्लक्स बेस्ड आते हैं, एम्स बेस्ड, अपने को क्वेश्चन क्यूज प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अब अपन करते हैं तो जीसीएस प्रैक्टिस क्यूज। इसके अंदर एम्स और एनक्लक्स बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो स्टार्टिंग में ये एम्स बेस्ड क्वेश्चन है और जो बिलो है क्वेश्चन नीचे वाला है ये एनक्लक्स बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और ये एम्स बेस्ड, एम्स पटना 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आया था जीसीएस स्कोर से, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं इसको। वाइल असेसिंग द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जब असेस कर रहे हो आप पेशेंट का कॉन्शियसनेस, ठीक है, यूजिंग ग्लासगो कोमा स्केल की सहायता से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कोर रिप्रेजेंट द बेस्ट मोटार रेस्पॉन्स फ्रॉम द पेशेंट।
पेशेंट का बेस्ट मोटार रिस्पॉन्स कौन सा है? ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अपन ने आपको फिर क्या याद करना है, क्या सोचना है दिमाग के अंदर? देखो ई का तो कितना था टोटल, 4 था, वर्बल रेस्पॉन्स का 5 था और मोटार का 6 था। ठीक है, देखो ESPN के अंदर 4 वर्ड आ रहे हैं। ESPN आई के अंदर था, वर्बल रेस्पॉन्स के अंदर क्या था, आवर कंट्री विन, कितने वर्ड है ये? 5 वर्ड है। आवर में ओ आ गया, कंट्री में सी आ गया था, मतलब कंफ्यूजन। ठीक है, विन, ठीक है, इस तरह से अपन ने पढ़ा था, तो वो 5 पॉइंट आ गए। आप निमोनिक से भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, और मोटार के अंदर 6 पॉइंट्स थे। ठीक है, तो मोटार रिस्पॉन्स पूछा है बेस्ट में, वो बेस्ट कब रहेगा? जब ऊपर वाला पॉइंट रहेगा। ठीक है, ओबे कमांड, ठीक है, ओबे कमांड करेगा तो 6 नंबर दे देंगे, तो इसका आंसर कितना जाएगा? 6 राइट आंसर जाएगा। तो डी आंसर इसका क्या है स्टूडेंट? करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट बात करें अपन, इसका राइट आंसर डी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, द नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट विद ए हेड इंजरी एंड इज मॉनिटरिंग द क्लाइंट फॉर डीसेरेब्रेट पोस्चरिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है डीसेरेब्रेट पोस्चरिंग। मैंने आपको एक क्लू वर्ड दिया था स्टूडेंट, हर क्वेश्चन के पीछे एक क्लू वर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डीसेरेब्रेट लिखा हुआ है, इसमें देखो कितनी बार ई आ रहा है, ई 4 टाइम्स ई आ रहा है डीसेरेब्रेट में। और मैंने बताया था ज़्यादा टाइम यदि ई आ रहा है तो इट मीन्स एक्सटेंशन, आपको वर्ड पे जाना है, एक्सटेंशन वर्ड पे जाना है फिर। ठीक है, एक्सटेंशन वर्ड पे जाना है आपको। तो कौन से ऑप्शन के अंदर आपको एक्सटेंशन दिया हुआ है? ठीक है, अपन देखते हैं, देखो इसमें फ्लेक्शन दिया हुआ है, आपको ये रोंग कर देना है। फिर इसमें देखो एक्सटेंशन इसमें दिया हुआ है और नीचे वाले में दिया हुआ है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया आपके, और ये इसमें भी फ्लेक्शन दिया हुआ है, तो 4th वाला भी रोंग हो गया, 1st वाला भी रोंग हो गया। बट अब आपके सामने यहाँ कन्फ्यूजन है, तो इसको दूर करना है अपने को। अब एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री एक्सटेंशन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज दोनों के अंदर, अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज दोनों के अंदर क्या रहेगा? एक्सटेंशन रहेगा। ठीक है, तो और नीचे वाले में दिया है अपर एक्सट्रीमिटीज एक्सटेंशन विथ लोअर एक्सट्रीमिटी फ्लेक्शन, जबकि ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको इमेज शो किया था, तो उसमें इस तरह से आपको एक्सटेंशन का इमेज बनाया। ठीक है, उसके अंदर लेग्स भी एक्सटेंड थे और हैंड भी एक्सटेंड थे। ठीक है, तो हैंड और लोअर, अपर और लोअर एक्सट्रीमिटी दोनों एक्सटेंशन है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या जाएगा? एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री एक्सटेंशन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज का। एक्सट्रीमिटीज मतलब लोअर भी और अपर भी। और इसके अंदर कौन सा पार्ट डैमेज हो रहा था डीसेरेब्रेट के अंदर? स्टूडेंट देखो डीसेरेब्रेट आ रहा है, डीकोर्टिकेट नहीं आ रहा है। डीकोर्टिकेट कोर्टेक्स डैमेज होता है, दो डीसेरेब्रेट मीन्स ब्रेन स्टेम डैमेज हो रहा है। ठीक है, यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ पे कि डीसेरेब्रेट पोस्चरिंग है पेशेंट के अंदर, तो कौन सा पार्ट डैमेज हो रहा है ब्रेन का? ठीक है, तो वहाँ पे कोर्टेक्स लिखा होता, ब्रेन स्टेम लिखा होता, इस तरह से ऑप्शन दिए हुए थे आपको। तो राइट आंसर आपको ब्रेन स्टेम करना है। ठीक है, क्लियर है? आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा आपके कि किस तरह से आपको GCS स्केल को कैलकुलेट करना होता है, किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह से मैनेज कर सकते हैं पेशेंट को। क्लियर है?